कलुष भेद तमहर प्रकाश जगमग जग करते। अभी ये पंक्तियां जब मैं सुन रहा था तो इस महाविद्यालय और उस पर माँ सरस्वती का जो वरद है वो 2005 से लगातार उसकी स्मृतियाँ मेरे मन में गूंज रही थी। जब शायद इस समस्या को किसी ने इस रूप में नहीं देखा था, इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर प्रदीप राव जी ने 2005 में इस महाविद्यालय की स्थापना के साथ ही विभाजन के गुनाहगार, इसे बदल कर मैं देख रहा था, चर्चा नहीं की इसके बारे में, लेकिन अखंड भारत स्मृति दिवस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। पहले ये सीरीज जो लेक्चर सीरीज थी हर वर्ष की 13 अगस्त की, वो विभाजन के गुनाहगार शीर्षक से होती थी, जिसमें एक या दो बार इसके पहले 2021 या 20 का तो मुझे याद आ रहा है मैंने दिया, पहले भी शायद एक बार किया। ऐसे यशस्वी प्राचार्य जो इस समय नहीं है, डॉक्टर प्रदीप राव जी, अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर अतुल वाजपेयी जी, अत्यधिक प्रिय अनुज डॉक्टर सुबोध मिश्र जी, अनुजद्वय अनूप और हरिकेश जी, सभी आत्मीय चेहरे मेरे जो इस महाविद्यालय के शिक्षकगण हैं, जो अपने को जलाकर इस पूरे क्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश फैलाने में संलग्न हैं और जिनको केंद्र में रखकर इस तरह के सारे आयोजनों का ताना बाना बुना जाता है, ऐसे मेरे बड़े प्रिय होते हैं। मुझे बार बार लगता है कि अगर आप में से 2, 3, 5 के मन में भी अगर ये बातें छप गई, कहीं ना कहीं वो अंकित हो गई और आपको एक ऊर्जा यहाँ से मिल गई, तो हमारे ये 1000 किलोमीटर आकर जाने का जो उद्देश्य है वो कल परसों ढेर सारे टीवी चैनल्स के पत्रकारों ने, क्योंकि आज और कल की वो तैयारी कर रहे थे, मेरी बाइट्स में इंटरव्यू किया, अभी इस बात का जिक्र सुबोध कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि विभीषिका की स्मृति क्यों रखनी चाहिए, क्यों मनाना चाहिए विभीषिका दिवस, जिसे आप खुद कह रहे हैं कि हॉरर्स है, हॉरर को क्यों मनाना चाहिए, कटु यादें तो भूल जानी चाहिए। मैंने उनसे जो बात कही वही आपसे भी साझा कर रहा हूँ। जो देश, राष्ट्र या समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, इतिहास उसको मिटा देता है। इतिहास उसको, अपने इतिहास को याद रखना वो क्यों, शायद आप में से बहुत सारों को अगले 10 साल बाद ये समझ में आया, आज जो मैं ये बात कह रहा हूँ आज उस तरह से ना समझ में आया, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आज़ादी की जो हमारी लड़ाई थी, 190 वर्ष अंग्रेजों ने हम पर राज किया और हमारे हजारों हजार क्रांतिवीर जब अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, तो उन्होंने केवल ये सपना नहीं देखा था कि हमारे पॉलिटिकल पावर का केवल ट्रांसफर कर लेना, राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हो जाए, कोई मिस्टर जॉन बैठे हैं उनकी जगह पे श्याम कुमार या राम कुमार गद्दी पे बैठ जाएं, केवल ये उनका सपना नहीं था। उनका सपना उससे बहुत बड़ा था। वो अपने पूरे तंत्र की, हम केवल स्वाधीन नहीं होना चाहते थे, हम स्वतंत्र होना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के 7.5 दशक बाद, 77 साल बाद भी अभी हम शायद संघर्ष कर रहे हैं कि हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाएं, हम वास्तव में अपने तंत्र को अपना लें। हमारी अपनी जो परंपरा है, हमारी अपनी जो ख्याति है, हमारे जो विश्वास है, हमारी जो रीतियाँ हैं, उनको हम फिर से रिगेन कर लें, उनको फिर से प्राप्त कर लें। इसके लिए शायद हम अभी संघर्ष करें। उनके मन में दृष्टि एकदम स्पष्ट थी, लेकिन 2 बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हमारे सामने आज़ादी के समय आई। एक तो ये कि जब हमें आज़ादी मिली तो बड़ी खंडित सी, दुनिया के लिखित इतिहास का शायद सबसे त्रासक घटना है ये जो विभाजन, जिसके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। 2 हिस्से में अपनी चर्चा करूंगा। एक तो 100 वर्ष का इतिहास आपसे बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा कि क्या घटा, क्या ऐसा होता गया, क्या घटनाएं घटी कि विभाजन अपरिहार्य हो गया, विभाजन इनएविटेबल हो गया, कि वो होके ही रहेगा, ऐसी स्थितियाँ बनी। और दूसरे 1 साल में ऐसा क्या हुआ, मैं अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ चित्र 1947 और 46 के मैंने निकाले हैं जो आपके साथ में साझा करूंगा। विभाजन की त्रासदी ऐसी थी कि हमारी मातृभूमि को बहुत कृत्रिम तरीके से एक पूरी एंटिटी को, जो जीवित एंटिटी थी, जिसे हम माँ की तरह से पूजा करते हैं सहस्त्रों वर्षों से, उसको फाड़ कर, चीर कर उसके अंदर से एक हमारे प्रतिबंधी देश को जन्म देती है।
उसको काट कर फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिए गए। एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया था, मैं अभी जब इस सेक्शन में आऊंगा तो आपसे उसकी भी चर्चा करूंगा। ऐसा देश जो अपनी प्राचीन गौरवशाली परंपराओं को अक्षुण्ण रखने वाला देश था, जो अपनी सीमाओं को लेकर बहुत सजग सतर्क देश था, जिसपे ये लगातार आरोप लगते रहे कि साहब ये तो कभी देश रहा ही नहीं। अंग्रेजों ने और ब्रिटिश से कनेक्ट हम पे खूब आरोप लगाया कि ये तो कम से कम 16 राष्ट्रों का समूह है, ये तो कभी ये देश है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, एक फिर मैं कह रहा हूँ, चैनल पे यही प्रश्न पूछा किसी ने मुझसे, उस्मान नरवानी साहब थे, उन्होंने कहा कि ये देश कहाँ एक है, कभी नहीं रहा एक देश। मैंने कहा साहब विष्णु पुराण आज से 1600 साल पहले लिखा गया था, और विष्णु पुराण कहता है आज जो पूरी दुनिया राष्ट्र की परिभाषा मानती है वो क्या मानती है? कहती है नेशन इज नथिंग बट अ फीलिंग ऑफ वन नेशन। राष्ट्र एक होने के भाव को कहते हैं। और हम 1600 साल पहले जब यूरोप का आता पता नहीं था, जब कहीं इस तरह की कोई भावना आपको किसी डॉक्यूमेंट में पूरी दुनिया के नहीं दिखाई देगी, उस समय हमारा विष्णु पुराण कह रहा था उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय प्रसन्नते। यानी समुद्र के उत्तर ऊपर और हिमालय के दक्षिण जो पूरा भूभाग है वो क्या है? भारत। और इसकी संततियां क्या है? भारतीय है, एक है। उसके जो रहने वाले हैं पूरे भूभाग के, हिमालय के नीचे और समुद्र के ऊपर जो पूरा भूभाग है, इसके जो रहने वाले हैं वो भारतीय हैं, एक। इससे ज्यादा वननेस का प्रमाण है, इससे ज्यादा एकता एकत्व का प्रमाण क्या मिलेगा? लेकिन हमसे कहा गया कि साहब आप एक राष्ट्र कभी रहे ही नहीं, न थे, न हैं, न होंगे। ये तक कहा ब्रिटिशर्स ने और बहुत सारे अपने इंटेलेक्ट में भी जो हमारे यहाँ के। हमें ये दिखाया गया उस समय कि ये दो ऐसी दो बुरियां यहाँ इस देश में हैं तो कभी एक साथ रह ही नहीं सकती। वो उनके एक साथ न रहने की विवशता एक आधार बनाई गई इस देश को, फिर मैं कह रहा हूँ कि चीरकर फाड़कर अलग कर देने के लिए नैतिक या अपरिहार्य आधार बनाएंगे। अगर हम इतिहास का समालोचन करें तो एक प्रश्न उठता है कि विभाजन के बीच कहाँ? कई सारे पाश्चात्य इतिहासकारों ने इस पर लिखा है और बड़े सरकास्टिकली, बहुत खराब तरीके से, व्यंग्यपूर्ण, भाषात्मक तरीके से उन्होंने लिखा कि विभाजन के बीच तलाशते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण में, महमूद गजनवी के आक्रमण में और सल्तनत काल के शासन तक जाना पड़ेगा। इस तरह से उपहास उन्होंने उड़ाया। लेकिन मैंने कहा कि आपको मैं बहुत पीछे नहीं, 100 साल से अपने इतिहास की शुरुआत करूंगा कि क्या हुआ 100 सालों में और खासकर एक साल में क्या हुआ और विभाजन के बाद क्या हुआ, ये मैं थोड़ी चर्चा आपसे करूँगा। 1857 के बाद 1857 का जब महासमर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो किसी को कोई संशय नहीं है इसमें कि उसमें हिंदू और मुसलमान बहुत ठीक तरीके से एक होकर लड़े, कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबको मिलते हैं, ढेर सारे लोगों के इंटरव्यूज हैं जो ये मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान उसके पहले भी बहुत विपरीत परिस्थितियां नहीं हुई, नहीं कहता कि उसके पहले विपरीत परिस्थितियां नहीं रही। उसके पहले बहुत सारी ऐसी अयाचित परिस्थितियां रही, जब मुस्लिम शासन रहा तो इस समाज में, इस देश में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां झेली, हमारे मंदिर तोड़े गए। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि 600 साल के उनके शासन को न तो मुस्लिमों का उच्च वर्ग भूला कि उन्होंने यहाँ पर 600 साल तक राज किया है, और ना हिंदू भूले, जो यहाँ के रहने वाले हिंदू और सिख थे, न ये भूले कि यहाँ पर उन्होंने किस तरह से जबरन धर्म परिवर्तन कराया, मंदिर तोड़े, हमारे आस्था के केंद्रों पर प्रहार किया, उनका विनाश किया, हमारी स्त्रियों से अनाचार किया, कि वो नहीं। तो ये दो विभेद तो चली रहे। फिर भी 1857 एक ऐसा जंक्शन दिखता है हमको जब दोनों समुदाय बहुत ठीक तरीके से एक होकर उस लड़ाई को देख रहे थे। अब अगर कुछ आधारभूत प्रश्नों की बात करूं मैं विभाजन से जुड़े हुए, जिनका उत्तर हम सबको, हमारे विद्यार्थियों को जानना चाहिए। विभाजन हुआ, देश का विभाजन जैसा अभी लोग कह रहे थे कि कहीं नहीं हुआ, केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ किस आधार पर, वही धर्म और मजहब के आधार पर, वो भी सांप्रदायिक आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं कोई देश का विभाजन नहीं हुआ। किसी देश को चीर कर, फाड़ कर, काट कर उसके दो टुकड़े नहीं कर दिए गए। भारत में सब क्यों? एक बात। दूसरी बात, इसमें विभाजन हुआ तो इस पर गलत क्या हुआ? तीसरी बात कि क्या, जैसा उसमें बहुत सारे नेता ये जता रहे थे कि बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, गृहयुद्ध छिड़ जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं, सब एक दूसरे को मार काट डालेंगे। क्या वास्तव में गृहयुद्ध हो जाता है? क्योंकि सांप्रदायिक दंगे उस समय शुरू हो चुके हैं। चौथी बात की क्या दास्ता हमारी और लंबी खींचती है अगर विभाजन नहीं होता तो?
और पांचवी बात कि भारत इसको त्रासदी और पाकिस्तान इसको मुक्त क्यों मानता है। क्या नकारात्मक परिणाम हुए इससे? आपको बताऊं मेरे बड़े प्रिय विद्यार्थी कि 1.5 से 1.6 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों का विस्थापन, भेड़ बकरियों की तरह से उन्हें सीमा के इस पार या उस पार खदेड़ दिया गया। मैं भी थोड़ा उसका जिक्र करूंगा उचित दिखाते हुए 80-80 मील लंबे कारवां उनके चले और उसमें कब हमला हो जाए, कब सभी को मार कायर मुझी की तरह से काट दिया जाए, इसका ये ढेर सारी घटनाएं इस तरह की। 10 से 15 लाख लोग, वैसे आंकड़ा 30,000 से शुरू होता है, कुछ इतिहासकार 30,000 का आंकड़ा बताते हैं, कुछ 7 लाख तक बताते हैं, कुछ 10 से 15 लाख बताते हैं। अभी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं प्रखर श्रीवास्तव, उनकी एक किताब आई जयराम, उन्होंने गांधी हत्याकांड का विश्लेषण किया है अपनी पुस्तक में। मैं ढेर सारे बहुत बार उनके दोस्त जो होता हूँ दूरदर्शन के वो इस समय एंकर हैं, उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि 30 से 50 लाख लोगों को हत्या, बहुत सारे प्रमाणों के साथ कहा, बहुत सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जुटाए हैं देश और दुनिया भर की ढेर सारी लाइब्रेरी में जाके, आर्काइव्स में जाके, और उसके आधार पर बताया है कि 30 से 50 लोग हैं। ये अभी सबसे बड़ा आंकड़ा है जो अभी हमारे सामने है, जो 3 साल पहले ही पिछले साल की किताब आई है मेरे ख्याल से, और ढेर सारे मतलब तक 7 भर तक अमेजन पे हिंदी के सेगमेंट को बेस्टसेलर नहीं था। शुरू में विभाजन कोई नहीं चाहता, लेकिन ऐसा क्या हुआ? एक बड़ा प्रश्न ये कि, और एक बड़ा प्रश्न कि विभाजन की नीति ऐसी क्यों नहीं बनी कि अगर स्थानांतरण होना भी था, जिस डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। ब्रिटिश सरकार ने 30 जून 1948 तक की तिथि घोषित की थी कि 30 जून 1948 हमारी लास्ट डेट। उसके ऐसी क्या जल्दी थी कि उसके 10 महीने पहले ही इतने कच्चे तरीके से इस विभाजन की योजना को अंजाम दिया गया, जिसके 30 से 50 लाख तक का दावा है लोगों की हत्याएं। क्या ऐसा था? मुझे कई बार लगता है कि एक ऐसा ऑपरेशन था ये, जिस ऑपरेशन को करने से पहले जो उसके टूल्स और इक्विपमेंट को स्टरलाइज किया जाता है, वो स्टरलाइज करने की जरूरत भी नहीं थी। बिना उन टूल्स को स्टरलाइज किए ये विभाजन कर दिया गया। शुरू में विभाजन कोई नहीं चला। आप अगर देखेंगे 1937 से लेके 37 तक, विभाजन के 10 साल पहले तक, विभाजन और आजादी के 10 साल पहले तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र होता था चुनाव का, वो लगभग एक जैसा होता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था, कोई अंतर नहीं होता था। 1933 में जिस चौधरी रहमत अली ने, वाकई की तरह का एक विद्यार्थी था चौधरी रहमत अली, मैं थोड़ा सा भी उसका इतिहास बताऊंगा, उसने एक पर्चा जारी किया था 4 पन्ने का, और पाकिस्तान का पूरा खाका खींचा था कि पाकिस्तान का क्या स्वरूप होना चाहिए। उस चौधरी रहमत अली को सब लोग बहुत उपहास और मजाक की दृष्टि से देखते। तो ऐसा 10 साल में क्या हो गया 1937 से 47 आते आते, फिर मैं कह रहा हूँ कि एकमात्र विकल्प बचा था विभाजन। विभाजन के अलावा कोई विकल्प हमारे नेतृत्व को नहीं दिखता। और अंत में ये बात कि विभाजन लगभग सभी 200 लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी में थे आईसीसी की, उसमें से 129 वोट पड़े थे, तो टोटल 158 लोगों ने वोट किया, उसमें 129 वोट विभाजन के पक्ष में पड़े। ऐसा क्या हो गया? ऐसे गांधी जी जो लगातार कहते थे कि विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा, वो जब 14 जून और 15 जून को 14-15-16 जून की आईसीसी की मीटिंग होती है और 14 जून को विभाजन के विरोध में पूरा माहौल बन जाता है, मैं उसका भी जिक्र करूंगा आपसे, तो वो 40 मिनट विभाजन के पक्ष में बोलते हैं, जो 31 मई तक मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, जिसमें गांधी लगातार कह रहे हैं कि विभाजन नहीं होने दूंगा, वो मेरी लाश पर होगा। ऐसा क्या होगा? और फिर जब हम विभाजन के गुनहगारों की पड़ताल करते हैं, तो लियोनार्ड मोस्ले एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हुआ, एक बड़ी लंबी बातचीत इस बारे में प्रकट से हो रही थी। उसने एक किताब लिखी अपने इंटरव्यूज के आधार पर, जो उसने यहाँ के भारत के बहुत सारे नेताओं का इंटरव्यू किया था। उसने लिखी द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज के अंतिम दिन, हिंदी में भी प्रकाशित है वो किताब। लियोनार्ड मोस्ले उसने 1960 के आसपास उसने इंटरव्यू किया पंडित जवाहरलाल नेहरू। बड़ा भोला सा अजीब सा जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू समझे, उसके 4 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि पूछा उसने कि क्यों विभाजन होने दिया, ऐसी क्या मजबूरी थी कि विभाजन होने दिया? कहते हैं कि हममें से जो अधिकांश लोग थे, जो कांग्रेस के नेता थे, जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उनमें फिर से जेल जाने की ताकत नहीं थी। हम बूढ़े हो चुके थे, हम फिर से जेल नहीं जाना चाहते थे। हमें से बहुत कम लोग ऐसे बचे थे जो फिर से जेल जाना चाहते थे, यानी वो जेल नहीं जाना चाहते थे, इसलिए 50 लाख लोगों को मरने दिए। दूसरी बात उन्होंने कही
कि हमने इसी समय पंजाब में बहुत सारी घटनाएं सुनी, क्योंकि पंजाब में और उसके पहले कोलकाता में, पूरे बंगाल में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। ऐसी घटनाओं को सुना और हमको लगा कि विभाजन इन सांप्रदायिक दंगों से निपटने का एक उपाय है, एक सॉल्यूशन है, एक माध्यम है, इसलिए हमें सोच चलेगी। लेकिन तीसरी बात उन्होंने और बहुत उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर गांधी ने हमें रोका होता, अगर गांधी जी ने फिर उसी तरह से अड़े रहते तो शायद विभाजन कर सकते, लेकिन इतिहास में शायद की जगह होती नहीं। ऐसा इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मैं मानता हूँ कि इतिहास में शायद की बहुत जगह नहीं होती। और उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया कि हम इन सारी परिस्थितियों में विभाजन हमको एक हल के रूप में दिखा, इसलिए हम उसको चल वास्तव में विभाजन इस पूरी योजना की सबसे अवांछित थी, सबसे विकृत स्थिति थी इस पूरे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की, जब हजारों हजार आप जैसे युवा अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे जिस आज़ादी के लिए, इतने माओं की गोद खुली हो रही थी। ऐसे आज़ादी का के साथ एक बाई प्रोडक्ट के रूप में विभाजन की त्रासदी आएगी, किसी के साथ ये किसी ने नहीं सोचा। सबसे अवांछित, सबसे विकृत परिणति पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की यही। क्या हो रहा था उस समय देश में? मैंने कहा कि मैं 80-90 साल के इतिहास पे आपसे चर्चा करूंगा। 1857 मैंने कहा अभी आपसे कि पीछे के अभी इतिहास को भूल जाइए, लेकिन 1857 एक ऐसा वर्ष दिखता है जब हिंदू और मुसलमान मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे पूरे देश में। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कुछ नीतियां बनाई, डिवाइड एंड रूल। आपने सुना होगा कि लोगों को जितने हिस्सों में बांटोगे उतना अच्छा आप शासन कर पाओगे, ऐसी उनकी नीति। लोगों को उन्हें बांटना। 1870 में विलियम हंटर एक उनका अधिकारी है, वो एक किताब लिखता है इंडियन मुसलमान। वो किताब पढ़ो कभी आप बच्चों, शायद उसका हिंदी अनुवाद भी है। उसमें किस तरह से मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसीज को अपनाया जाए, मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया जाए इस देश में, कैसे उनको खुश रखा जाए, जो अभी तक चलता रहा है कुछ वर्ष पहले, कुछ दशक पहले तक, एक आध दशक पहले तक, वो अपीसमेंट की पूरी पॉलिसी को तैयार करता है। उसके अलावा एक उसका अधिकारी है जो बंगाल का अधिकारी है, फुलर, जोसेफ ब्रैडफील्ड फुलर। वो कहता है कि मेरी दो पत्नियां हैं, हिंदू और मुसलमान। इसमें मुसलमान मेरी चहेती पत्नी। वो तब कहता है जब बंगाल विभाजन होता है और उसके बाद फिर से वापस होता है। तो दो तरह की धाराएं उस समय देश में विकसित होनी शुरू हो गई थी, उनके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से। एक बड़ा कारण था, उसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे, कोई एक कारण नहीं होता इस तरह की घटनाओं के लिए। लेकिन एक बड़ा कारण था कि 1857 के बाद उनकी नीतियों में जो परिवर्तन हुआ, उससे इस देश में दो राष्ट्रीयताएं बहुत ठीक तरीके से दिखाई दी। कौन कौन सी दो राष्ट्रीयताएं? 1875 से अगर मैं इस कहानी की शुरुआत करूँ तो 1875 में आनंदमठ लिखते हैं बंकिम, और उसमें वो शास्त्र की आराधना करते हैं, जो 1882 में जाके आनंदमठ पब्लिश होता है। 1875 में वो लिख चुके होते हैं, पूरा कर चुके होते हैं। उसमें वो वंदे मातरम में लिखते हैं, तुम्हें दुर्गा रसतन धारिणी। माँ भारती को, भारत माता को कहते हैं तुम्हें दुर्गा। सीधे अपने आराध्य देवी से तुलना करते हैं माँ भारती। 1992 तक आओ, स्वामी विवेकानंद 3 दिन 3 रात जब विवेकानंद शिला पर कन्याकुमारी में ध्यान करते हैं, और उस ध्यान से जब उठते हैं तो कोई उनसे पूछता है इस ध्यान में आपने क्या देखा, आपने क्या पाया? जानते हो क्या देखते हैं? वो कहते हैं मैंने देखा, मैंने पाया कि भारत माता और माँ जगदम्बा में कोई नहीं। मैंने देखा कि इस देश के शोषितों, पीड़ितों, दलितों, वंचितों की सेवा करने में और अपने धर्म की सेवा करने में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप माँ दुर्गा की आराधना करें या इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों की सेवा करें, तो दोनों एक। इस तरह की ढेर सारी घटनाएं होती है। तिलक उसी समय शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव लेके आते हैं। गणेश जी का उत्सव मनाने की पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में कभी सोचना नहीं क्या करोगे? गणेश उत्सव के माध्यम से पूरे उस क्षेत्र का, पूरे उस राष्ट्र का, पूरे उस भावना का जिस तरह से वो एकीकरण कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण। यानी एक ऐसी धारा इस देश में विकसित हो रही थी जहां पर धर्म और राष्ट्र मिलकर के प्राण हो जा रहा है, जिसे हिंदू राष्ट्रवाद कह देते हैं। कई बार बहुत सामान्य शब्दावली उसके लिए नहीं मिलती, तो कि हिंदू राष्ट्रवाद विकसित हो रहा था जहां पर धर्म और राष्ट्र एक दूसरे से मिल जा रहे थे, एक दूसरे से अंतर्मुख हो जा रहे थे। ऐसी ढेर सारी चीजें उस समय चल रही थी। महर्षि अरविंद 1909 में
जब अलीपुर बॉम्ब केस के बाद उनका एक भाषण है उत्तरपाड़ा का भाषण, जब वो सन्यासी जीवन में आते हैं उत्तरपाड़ा का भाषण, मैं भी कॉफी पर क्षेत्र हमारे डॉक्टर सौरभ शर्मा है वो शो करते हैं, उनके साथ कुछ दिन पहले बातचीत कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं उस टॉक शो में ही बोला कि मैं आपको भाषण जरूर दूंगा, वो भाषण पढ़ना चाहिए, हर भारतीय को पढ़ना चाहिए वो भाषण। उस भाषण में वो कहते हैं, उसका जो जिस्ट है, उसका जो क्रक्स है, वो कहते हैं कि जानते हैं हमारी ये स्थिति क्यों बुरी हुई है, क्यों हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स इस तरह से शासन कर रहे हैं, उनका दमन, उनकी यात्रा हम सह रहे हैं, क्योंकि इस देश में सनातन का पराभव हो गया है, सनातन की परंपरा बहुत नीचे चली गई है, उसको कुचल दिया गया। और फिर उस भाषण में वो कहते हैं कि जैसे जैसे सनातन उठेगा वैसे वैसे राष्ट्र उठेगा। ये 1909 में उस महर्षि ने चिंतन किया था, महर्षि अरविंद घोष। आज भी ये जो परिस्थितियां पूरी बन रही थी 1875 से 1857 के बाद से लेकर 1909-10 के बीच, ये जो परिस्थितियां बन रही थी, इससे एक धारा का विकास हो रहा था, इसे हम हिंदू राष्ट्रवाद कह सकते हैं। लेकिन दूसरी धारा जो यहाँ विकसित हो रही थी 1875 में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी और वहां पर सैयद अहमद, अल्लामा इकबाल, अमीर, आली, शरद, इस तरह के जो ढेर सारे उनके थिंक टैंक्स थे, वो जो सोच रहे थे, एक बार उसको पढ़िए, उसको देखिए, उसको समझिए। तो जो इस्लामिक राष्ट्रवाद इस देश में बना था, जो कहते थे कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो टिड्डी दलों की तरह से बाहर के देशों से, अरब से लोग हमें बचाने के लिए चले गए। उनके न धर्म का केंद्र यहाँ था, दुर्भाग्य से न उनके धर्म का केंद्र यहाँ था, न राष्ट्र का केंद्र। एक ऐसी धारा का विकास हो रहा था। देखो, पहले इस्लामिज्म की बात कर रहे थे कि और धर्म और राष्ट्र दोनों ही केंद्रों के भारत से बहुत दूर थे। अब मैं आज जो 3 बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं विभाजन तक की यात्रा के, उस पर बहुत संक्षेप में आपसे बात करूँ, खासकर 1930 से 1940 के दशक, जिसे मैं बांट के रखता हूँ। एक तो अल्लामा इकबाल, दूसरे रहमत अली और तीसरे मोहम्मद अली जिन्ना। 1930 से 40 और 1930 से 47 तक ये 3 चरणों में जब पूरे इस विभाजन को आप बांट के देखें, इकबाल को माना जाता है, अल्लामा इकबाल को, कि वो पाक का वैचारिक जन्म, क्योंकि 1930 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था, उसमें जब वो अध्यक्षीय भाषण कर रहा था अल्लामा इकबाल, वो अल्लामा इकबाल जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो अल्लामा इकबाल जिसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 आंखों की तरह से है, एक एंटिटी में, वो अल्लामा इकबाल कह रहा था 1930 में। सोचिए कैसे स्थितियां परिवर्तित हुई थी। वो कह रहा था कि भारत के अंदर ही चीरकर फाड़कर एक मुसलमान भारत बनाना चाहिए। ये 1930 में उसने मान लिया। ऐसा नहीं है जो पहली बार ही मानता है, उसके पहले 2-3 लोग और थे। जैसे 1920 में मोहम्मद अब्दुल कादिर बिलग्रामी इस तरह के मांग लेके आया, वो कहता था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हिंदू और मुसलमानों में बांट देना चाहिए। 1923 में सरदार गुल मोहम्मद खान, सामान्यतः ये सब नाम आपको नहीं मिलते, उसने सीमांत इंक्वायरी कमीशन जब हो रही थी तो उसने कहा था कि मुसलमानों को पेशावर से आगरा तक का क्षेत्र देकर मुसलमानों को एक अलग देश दे देना चाहिए। इसी तरह से 1928 में आगा खान ने एक लेख लिखा द टाइम्स में लंदन में, जिसमें वो कह रहा था कि भारत के अंदर कई स्वतंत्र राष्ट्र बनाए जाने चाहिए और हर सबको एक अलग अलग हिस्सा दे दिया जाना चाहिए। इसी सबकी परिणति, इन तीनों की परिणति इकबाल के उस भाषण में है, मोहम्मद इकबाल के, जो 1930 के लीग अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए वो कर रहा था। लेकिन अभी इसको बहुत मजाक के तौर पर लिया जा रहा है। एक घटना मुझे मिलती है, लंदन के एक रेस्टोरेंट में एक पत्रकार था फ्रैंक मोरिस, वो बड़ा उसकी उस घटना का वर्णन करता है और उस घटना को बताता है मोहम्मद अली जिन्ना। ये अल्लामा इकबाल एक पेराड स्ट्रीट में एक रेस्टोरेंट था जिसमें बैठे हुए थे और वो बात कर रहे थे भारत विभाजन की। जब वो बताता है जिन्ना को, तो सोचो 1930-31 तक जिन्ना की क्या प्रतिक्रिया थी। उस समय वो भी लंदन में ही रह रहे थे, 30 से 34 तक जिन्ना लंदन में थे। जिन्ना की क्या प्रतिक्रिया थी? जिन्ना ने कहा कि इकबाल राजनीतिज्ञ नहीं, इज नॉट ए पॉलिटिशियन। कहते हैं कि इकबाल राजनीतिज्ञ नहीं है, वो तो शायर हैं, वो साहित्यकार हैं और साहित्यकार तो स्वप्नदर्शी होते ही हैं। तो उन्होंने क्या सपना देख लिया, तो बेकार की बातें हैं। 1930-31 तक जिन्ना को एक क्लियर नहीं था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। ये एक फेज था विभाजन की मांग का। दूसरा फेज आया 1934 में, 1933 में रहमत अली का। रहमत अली आप ही की तरह का एक विद्यार्थी था, ग्रेजुएशन करने के लिए कैम्ब्रिज में गया था। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट था, सब स्नातक के विद्यार्थी है, वो भी स्नातक के पहले वर्ष का विद्यार्थी था। BA, BCom, BSc जैसे आप कर रहे हैं वैसे वो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा था।
रहमत अली ने एक 4 पन्ने का पर्चा बनाया जिसमें पाकिस्तान शब्द, उसका नक्शा और कैसे उसकी पूरी जो पाकिस्तान का के लिए नेशनल मूवमेंट है वो कैसे तय होगा, ये वो निर्धारित किया उसने उस 4 पन्ने के पर्चे में और उसको जारी किया। उसने ये उस समय 1930-31 में आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी, गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे लंदन में। उसने उस गोलमेज सम्मेलनों के बारे में कहा कि उसमें जो रूपरेखा बनाई जा रही है उस रूपरेखा के आधार पर मुसलमानों को हिंदुओं की गुलामी करनी पड़ेगी, ये बताते हुए उसने एक पर्चा तैयार किया। लेकिन बहुत उसको उस समय कम से कम, बाद में इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हो गया, उस समय किसने बहुत महत्व उसको दिया नहीं। यहाँ तक कि भारत से वो इतनी घृणा करता था कि मुस्लिम लीग के नाम पे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था इसकी वो निंदा करता था। इसने इंडिया को लगा रखा है, भारत को लगा रखा है नाम में, इसकी कड़ी निंदा करता था। ऐसे रहमत अली की 1951 में जब उसके स्वप्न के देश में 1951 में उसकी मृत्यु हुई तो आज उसकी कब्र और मजार भी खोजे नहीं मिलती कि कहाँ पे है, कोई पूछने वाला नहीं था। जैसे अब तीसरा फेराव, लाहौर प्रस्ताव जब आया 1940 में, जब जिन्ना को ये लगता है, मैंने कहा था 1937 के बाद ये सारी शुरुआत होती है। जिन्ना जब 23 मार्च 1940 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा है, इसी अधिवेशन में पहली बार एक 2 नेशन स्टोरी आधिकारिक रूप से जिन्ना ने मुस्लिम लीग के मंच से प्रस्तुत की कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को किस तरह से अलग करके 2 देश बनाए जाने चाहिए, मुस्लिमों का एक देश बनाया जाना चाहिए। और उसने उस भाषण में अपने कहा था कि हमने नाम एक पिस्टल से बना ली है, एक हथियार बना लिया है। उसने कहा कि हमने एक पिस्टल बना ली है जिसका इस्तेमाल करूंगा मैं अपने देश को पाने के लिए। जिन्ना वास्तव में 1930 से 34 तक लंदन में था। 1933 में लियाकत अली ने उसको भारत आने का न्योता दिया था, लियाकत अली ने उसको बुलाया था। 34 में भारत आया और फिर लीग को, मुस्लिम लीग को काम करने लगा, मुस्लिम लीग को मजबूत बनाने के लिए। जो पूरा 2 नेशन थ्योरी का विकास है, अब वो 10 वर्षों में मैं पूरे इतिहास को समेट रहा हूँ। 1937 के बाद का इतिहास है, 1937 से उसकी कहानी शुरू होती है। 1937 के जो चुनाव थे उसके बाद से, जो इंटरिम चुनाव होते थे यहाँ पे, उसके बाद से शुरू होती है। अब मैं एक बात और जो कह रहा था कि और क्या क्या घट रहा था इस देश में, उसको कभी एक बार ध्यान से सोचना, इतिहास को ठीक तरीके से पढ़ना कि 1870 के बाद से जिस तरह से विकास हो रहा था हिंदू राष्ट्रवाद का और मुस्लिम्स का अलग एक पैन इस्लामिज्म का विकास हो रहा था, जहाँ पे धर्म और राष्ट्र उनके दोनों के केंद्र बाहर थे, उसमें क्या क्या सपोर्ट उनको मिल रहा था ब्रिटिश सत्ता से, कैसे उनका चरित्र स्पष्ट होता जा रहा था। 1905 में उन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। और किस आधार पर किया बंगाल का विभाजन कि एक में हिंदू आबादी बहुत थी, एक में मुस्लिम आबादी बहुत थी। तो उन्होंने दिखा दिया कि इसी तरह से देश का विभाजन हो सकता है, वो इंटेंसिव तरीके से चल रहे थे। 1906 में मुस्लिम लीग बना, जिसको उन्होंने स्वीकृति दे दी, सहमति दे दी। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है, मार्ले मिंटो सुधार, उसमें पहली बार एक सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं वो मुस्लिम को, सांप्रदायिक आधार। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब समझते हैं ना, अलग से निर्वाचन की प्रणाली, अलग से चुनाव, जैसे आपके चुनाव होते हैं अभी तो सभी जनता वोट करती है। आप देखते हैं ना कि कहीं कोई विधायक के लिए खड़ा हुआ तो सभी लोग वोट देने जाते हैं। उसमें ऐसा होता था कि कुछ क्षेत्र चुन लिए गए, जिन क्षेत्रों में केवल मुस्लिम ही खड़ा होगा और केवल मुस्लिम ही उसको वोट देंगे। बात तो समझ रहे हैं, ये 1909 में शुरुआत हो चुकी थी, कि सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने शुरू कर दिया। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में भी इसी तरह की बात की गई। 1921 में मोपला का जो विद्रोह हुआ एकदम मालाबार तट के केरल में, वहाँ पर बहुत सारे हिंदू परिवारों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, बहुत ज़्यादा वहाँ विभत्स परिस्थितियाँ पैदा हुई। और 1922-24 में जो दंगे शुरू हुई, ये शुरुआत 1922-24 में कोहाट में पूरी हिंदू आबादी, कोहाट पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है बंगाल का, जहाँ से पूरी हिंदू आबादी खत्म हो गई। ये स्थितियाँ बनी। जो हिंदू मुस्लिम एकता की हम बात कर रहे थे, खिलाफत का नारा गांधी जी देते रह गए, खिलाफत आंदोलन का, लेकिन हिंदू और मुस्लिम एकता की जड़ें बहुत ठीक तरीके से मिल गई। इन्हीं परिस्थितियों में, उसी में समय 1923 में एसेंशियल ऑफ हिंदू सावरकर लिखते हैं, इन्हीं परिस्थितियों में जो जिंदा को आपत्ति थी 1937 के बाद, जब वो पाकिस्तान की योजना पे काम करने लगा और 40 में आते आते उसने पाकिस्तान
का नारा बुलंद किया। 45-46 में क्या हुआ, 45-46 में जब चुनाव हुए 1945-46 में, तो मुस्लिम लीग की अभूतपूर्व जीत हुई और उसी जीत ने जिन्ना को इतना अड़ियल बना दिया कि माउंटबेटन भी जब अपने डायरी में लिखता है तो कहता है कि गांधी और नेहरू को तो शायद मनाया नहीं जा सकता था, जिन्ना को मनाना मुश्किल। और डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा के बाद, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा के बाद एकदम तय हो गया कि अब हम विभाजन की ओर सनई सनई बढ़ रहे हैं, अगर उसको बहुत ठीक तरीके से, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से रोका न जाए तो। जिन्ना को जो आपत्ति थी 1940 तक आते आते उसने कहा कि उसकी आपत्तियां क्या क्या, तो कहता था झंडे को सलामी देना पड़ता है, वंदे मातरम गाने से उसको परहेज थी, सरस्वती पूजा होती थी तो उससे उसको नफरत थी, गोरक्षा के आंदोलन से उसको नफरत थी, हिंदी नहीं चाहता था, ये सारी आपत्तियां जिन्ना की थी। और वो कहता था कि इन सबके माध्यम से, जिन बातों का भी मैंने जिक्र किया कि गोरक्षा आंदोलन या गोरक्षा होनी चाहिए, हिंदी का प्रसार होना चाहिए, सरस्वती पूजन होना चाहिए, इन सबके माध्यम से वो कहता था कि इस देश में हर कार्यक्रम में इस तरह की चीजें करके हिंदू राज्य की स्थापना की जा रही है, हिंदू राज्य की स्थापना हो रही है। जब 1945-46 को जीतता है तो अप्रैल 1946 में लीग का फिर से दिल्ली में एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में जगह जगह उसके भाषणों के, जैसे यहाँ आपके इस तरह के कटआउट्स लगे हुए, इस तरह के लगे हुए हैं फ्लैप्स, इसी तरह के फ्लैप्स जिन्ना के भाषणों के लग जाते हैं उसमें, जिसमें वो कहता है कि मुस्लिमों के अलग राष्ट्र के रूप में हमको एक देश चाहिए। ये उसके भाषणों के अंश वहाँ लगाए जाते हैं। मंच के दोनों जो पताकाएं लगाई जाती हैं, एक तरफ की पताका पे लिखा रहता है कि आज़ादी का रास्ता तो पाकिस्तान से होकर ही जाता है, मतलब आज़ाद हम तभी होने देंगे इस देश को जब पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा। एक बात ये, और दूसरे पे लिखता है कि ब्रिटिशर्स और कांग्रेस के बावजूद हम अपने अधिकारों के लिए अंतिम दम तक, मरने तक लड़ते रहेंगे। इस तरह की चीजें करता है। और एक वे उद्देश्य से उसका 1945-46 तक आ जाता है कि पहले पाकिस्तान का बंटवारा होगा, फिर डायरेक्ट एक्शन डे की वो घोषणा करता है 16 अगस्त 1946 को। बंगाल में कुछ क्षेत्र ऐसे थे, मेरे विद्यार्थियों आपको जान के आश्चर्य होगा, एक नौथाली नाम की जगह है छोटी सी, जिसमें 18 लाख मुस्लिमों की आबादी थी उस समय और 4 लाख हिंदुओं की आबादी। 50,000 से ज्यादा हिंदू केवल कुछ दिनों में काट कर खत्म कर दिया, उनको समाप्त कर दिया जाता है। कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है कि नौथाली से पूरी हिंदू आबादी ही समाप्त कर दी गई उस समय। ये जो डायरेक्ट एक्शन डे और उसके बाद का आफ्टरमाथ है, ये जो स्थितियां थी, ये बहुत खतरनाक थी। कुछ चित्रों के साथ अगर बात करूं, माउंटबेटन इस देश में आते हैं 22 मार्च 1947 को और वो लोगों से, नेताओं से मिलना शुरू करते हैं। 5 अप्रैल को, 22 मार्च 1947 को आते हैं, 5 अप्रैल को जिन्ना से उनकी मुलाकात होती है। बहुत अच्छा जिक्र किया है माउंटबेटन ने जिन्ना से अपनी मुलाकात का। जिन्ना से उनकी मुलाकात होती है तो कहते हैं कि जब मैं उनके घर में पहुंचा तो एक चांदी का नक्शा उनके घर में रखा हुआ था, भारत का चांदी का बना हुआ, जिसमें पाकिस्तान का जो पूरा एरिया है, जो उनके सपने में था कि इसको हम पाकिस्तान बनाएंगे, उसको उन्होंने हरे रंग से प्रदर्शित कर रखा था, हरे रंग से बांट कर रखा हुआ था। माउंटबेटन 29 मार्च से मिलना 22 मार्च को आता है और 29 मार्च से वो यहाँ के नेताओं से अपनी मीटिंग शुरू करता है। 29 मार्च से 6 मई 1947 तक वो भारतीय नेताओं से 133 मीटिंग्स करता है। भारत के जो शीर्ष नेता थे उनसे 133 मीटिंग्स होती हैं, जिसे एक किताब लिखी हडसन ने, हडसन नाम का एक हिस्टोरियन है, उसने किताब लिखी द ग्रेट डिवाइड। बेसिकली देखो, ब्रिटिशर्स में 50 कमियां हो, एक काम उन्होंने बहुत ठीक वो करते थे, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करते थे। उसमें हडसन ने उस किताब में उन सभी मुलाकातों का और उसकी जो पूरा विवरण थे कि क्या क्या उसकी बातचीत हुई, उसका जिक्र उसने किया है, जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो विभाजन के वास्तव में गुनाहगार कौन है, विभाजन किसने चाहा, किसने किया, वो बहुत ठीक तरीके से आपको पता चल जाएगा। शायद विभाजन के गुनाहगारों की पड़ताल करने के लिए मुझे लगता है कि हडसन की वो किताब सबसे महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से 14 अगस्त को बहुत खराब स्थितियों में भारत को विभाजित कर दिया गया, काट दिया गया। मैं कुछ चित्र आपको दिखाता हूँ 1945 से 46 तक, 45 से 46 तक की कहानी मैंने आपको बताई, उसके बाद कुछ चित्र आपके साथ साथ।
देखो ये एक बहुत प्रसिद्ध कार्टून, इस कार्टून को एक बार देखो। माउंटबेटन बीच से जीते जागते एक जीवधारी को बीच से काट रहा है और दो लोग, एक तरफ पंडित नेहरू थोड़ा बड़ा हिस्सा और एक तरफ जिन्ना थोड़ा छोटा हिस्सा, बड़ी खुशी खुशी पकड़ के जाते हैं। ये भारत विभाजन पे एक कार्टूनिस्ट ने उस समय कार्टून बनाया। एक और बड़ा अजीब सा नैरेटिव खड़ा किया गया उसमें। वो नैरेटिव था, वो कहते थे बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी कि दिस इज अ मिरेकल, नथिंग हैज टू हैपन, कहते कुछ नहीं होगा। जैसे बंगाल हमने किया था, वापस ले लिया था, तो ये चमत्कार की तरह से, जादू की तरह से है। देखो एक जादू का भारत को दिखा रखा है, भारत और पाकिस्तान बट रहा है, और कहते थे जैसे जादू के खेल में जादूगर काटता है और फिर से वो एक हो जाता है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से भारत एक हो जाएगा। इतना अजीब सी बातें, इतनी झूठ, इतने सारे झूठ। ये भी एक कार्टून, बहुत सही कार्टून बनाया है। ये तो बस एक टेम्पररी मेजर है, दिस इज नॉट ए परमानेंट मेजर, वी आर नॉट डूइंग इट परमानेंटली। हम इसे स्थायी रूप से नहीं कर रहे हैं, एक टेम्पररी मेजर है जिससे सारी चीजें शांत हो जाए, तो भारत को एक कर दिया जाएगा। ऐसा झूठ उन्होंने उस समय ताला बना अपना। मैं ये कहानी अब आपको बहुत जल्दी चित्रों के माध्यम से। माउंटबेटन 22 मार्च को, मैंने बताया 22 मार्च को माउंटबेटन आते हैं। ये देखो बड़ा रिप्रेजेंटेटिव सा चित्र है माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार का चित्र का। दो चित्र हैं इसमें। बाई तरफ का चित्र देखो, ये मार्च 1947 का दिल्ली का चित्र। मार्च 1947 में जब पिछले 7-8 महीने से देश के अधिकांश हिस्से में आग लगी हुई थी, जब नोआखाली में हिंदुओं की आबादी मार के खत्म कर दी जा रही थी, जब डायरेक्ट टैक्सन डे के नाम पर कितने लोगों के सर काट दिए जा रहे थे, उस समय कल्चरल इवनिंग हो रही है दिल्ली में, और भारत के होने वाले प्रधानमंत्री जिस तरह से एडमिना जी के चरणों में बैठे हैं, नीचे जमीन पे बैठे हैं। एडमिना विजय लक्ष्मी पंडित और उनकी जो बेटी थी पामिला, ये एडमिना माउंटबेटन, ये विजय लक्ष्मी पंडित और पामेला माउंटबेटन, और यहाँ चरणों में नीचे जमीन पर नेहरू जी बैठे हुए दिखाई दे। दूसरा, उसी समय ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है दूसरा वाला। पूरी जो विभाजन की योजना थी, जब उसका मसौदा तैयार कर लिया था माउंटबेटन ने, तो नेहरू जी और उनके परिवार के साथ वो चला गया शिमला। शिमला के पास एक मशोबरा नाम की जगह है, मेरी बड़ी पसंदीदा जगह है, मैं भी बहुत हर साल एक आध बार मशोबरा चला जाता हूँ। उस मशोबरा नाम की जगह पे जाके जैसे मशोबरा में वो पूरे मसौदे के साथ पहुंचता है और वहां पर पूरी विभाजन की योजना को डिस्कस करता है पंडित नेहरू जी के साथ। और ये गाड़ी में देखिए पूरा परिवार बैठा हुआ है उनका, पंडित नेहरू बैठे हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो उसको डिस्कस करते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। इसके बाद एक ये दौर आता है मई तक का, जो दौर है जून के फर्स्ट वीक तक का, बल्कि 3 जून को उन्होंने घोषित कर दिया था, 3 जून को माउंटबेटन की योजना घोषित हो गई थी। लेकिन उस समय 3 जून को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैंने ऐसा कोट किया है उसको, कि मेरा अंतिम मत है कि ईश्वर ने जिसे एक बनाया है उसको कोई विभाजन नहीं कर सकता। उन लोगों को विश्वास था कि भारत का विभाजन इतना आसान नहीं है, भारत को विभाजित नहीं किया जा सकता। जबकि 3 जून को भारत विभाजन की पूरी योजना को माउंटबेटन डिस्कस कर चुका था, माउंटबेटन घोषित कर चुका था उस पूरे प्लान को, 3 जून को उसने घोषणा कर दी। महात्मा गांधी 26 मई, महात्मा गांधी का जिक्र कर रहा था, एक मैंने एक रखा है, ऐसे 10 मेरे पास पेपर्स की कटिंग्स हैं, उसको बड़ा करके देखेंगे आप, तो ब्रिटेन हैज नो राइट टू चेंज मैप ऑफ इंडिया। तो कहते हैं कि ब्रिटेन को भारत के मानचित्र को चेंज करने का कोई अधिकार ही नहीं है। 26 मई को कहते हैं, 27 मई 1947 का हिंदुस्तान टाइम्स है, इसमें वो छपा हुआ है कि भारत के मानचित्र को परिवर्तित करने का ब्रिटेन को कोई अधिकार नहीं। फिर ये प्रेस सम्मेलन होता है 4 जून को। 3 जून को माउंटबेटन बता चुका था, तो
कि मई के अंतिम हफ्ते में वो रह के 2-3 दिन मशवरा में पंडित नेहरू के साथ अपने परिवार को लेकर रहा। वहाँ पे उसने सारी योजना डिस्कस की। उसके बाद उस पूरे डॉक्यूमेंट के लोग को लेके वो चला गया वापस इंग्लैंड। वहाँ पर जाकर वहाँ की संसद से उसने प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से चर्चा की, उसको पास कराया, अप्रूवल दिया, उस पर अनुमोदन कराया। 31 मई को वापस 1 जून 1947 को वापस आया। 2 जून को पूरे दिन की मीटिंग की उसने महात्मा गांधी के साथ, और जो महात्मा गांधी 31 मई तक लगातार ये कहते रहे। 30 मई की प्रार्थना सभा में रिकॉर्ड में है, उनके ट्रिब्यून में, स्टेट्समैन में, हर न्यूज़पेपर में छपा था 30 मई को कि उन्होंने कहा कि विभाजन स्वीकार नहीं होगा, विभाजन स्वीकार नहीं करूंगा। 30 मई को जब प्रार्थना सभा कर रहे थे। 2 जून को उसकी मीटिंग होती है। 3 जून को अपनी योजना वो घोषित करता है। 4 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ये दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसको पंडित वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको कोऑर्डिनेट किया था, इस पूरी मीटिंग को। और इस योजना में, इस घोषणा में कोई पत्रकार से पूछता है, मैं कल ही एक पत्रकार मुझे सही बात कर रहा था, जैसे आप मुझसे पूछना है इस समय, उस समय किसी पत्रकार ने उनसे भी पूछा माउंटबेटन साहब से कि डू यू फील दैट देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, आपको लगता है कि कुछ जनता का भी स्थानांतरण होगा? तो पूरे कॉन्फिडेंटली कहता है नॉट मच, ज़्यादा नहीं होगा, और जो होगा वो बहुत नेचुरल तरीके से होगा, बड़े स्वाभाविक तरीके से होगा कि कुछ लोग सीमा के इस पार से इस पार और उस पार से इस पार चलेंगे। इतनी खराब स्थिति उस समय थी, मतलब उसको कोई अंदाजा ही नहीं था कि 1.5 करोड़ दुनिया के इतिहास का सबसे त्रासद स्थिति बनने जा रही है। कुछ चित्र अभी मैं दिखाता हूँ। और ये बात आती है 14 से 16 जून 14 से 16 जून जब कांग्रेस कमेटी की आईसीसी की बैठक होती है, तो पहले दिन की बैठक में 2 नेताओं ने, भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन और खान अब्दुल गफ्फार खान, भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन ने बहुत ठीक तरीके से कहा कि भारत विभाजन तो संभव ही नहीं, किया ही नहीं जा सकता। जबरदस्त भाषण है उस दिन का। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान, 6.25 फीट के पठान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता था, वो अपना भाषण देते देते रोने लगे और कहते हैं कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आप, इसका मतलब ये होगा कि हम पठानों को, तो वो जिस स्टेट के रहने वाले थे उसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट, NWFP, जो सीमांत प्रांत था, इसीलिए उनको सीमांत गांधी कहा जाता था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब वाला पूरा हिस्सा लेके जो ऊपर का हिस्सा था वो पाकिस्तान में जाना था। तो कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो इसका मतलब ये होगा कि आपने उन भेड़ियों के आगे नोचने के लिए फेंकने वाले थे, पाकिस्तानी भेड़ियों के आगे। इन दोनों भाषणों के बाद माहौल पूरा बदल जाता है और उसके बाद इंट्रोड्यूस किए जाते हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी ये कहते थे मेरे प्यारे बच्चों कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, वो महात्मा गांधी 40 मिनट तक 15 जून को विभाजन के पक्ष में बोलते हैं और उसके बाद वोटिंग कराई जाती है। एक बार ये माहौल बनने लगा था कि शायद अगर पुरुषोत्तम दास टंडन और खान अब्दुल गफ्फार खान की वोटिंग के बाद भाषण होता तो शायद विभाजन के पक्ष में वोटिंग नहीं होता, लेकिन महात्मा गांधी के कहने के बाद माहौल बदल जाता है। महात्मा गांधी के कहने के बाद माहौल बदल जाता है और उस बैठक में देखो, ये महात्मा गांधी बैठक को संबोधित करते हुए और वोटिंग फिर भारत में पक्ष में होता है। इस 16 अगस्त मैं समय देख रहा हूँ, इसमें जल्दी से कहानियाँ मेरे पास बहुत है इसको लेकर। 16 अगस्त को जब डायरेक्ट एक्शन डे घोषित होता है, ये चित्र आपको बताया जाता है कितना विभत्स स्थिति थी पूरे कोलकाता की और बंगाल। ये डायरेक्ट एक्शन डे के समय की चित्र है। डायरेक्ट एक्शन डे एंड आफ्टर मार्च 16 अगस्त से जो शुरुआत हुई थी साथ ये कैसे ये रावलपिंडी में हिंसा का प्रसार होने लगा। मार्च तक आते आते रावलपिंडी में टूटे हुए घर, जले हुए मकान, ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लाहौर टुडे। लाहौर के सांप्रदायिक दंगे शुरू होते हैं जिसकी हेडिंग है देखो, नो हिंदू आर सिक सेफ। लाहौर के न्यूज़पेपर का ये मेन हेडिंग है, नो हिंदू आर सिक सेफ, कोई हिंदू और सिख यहाँ पर सुरक्षित नहीं, किसी को भी मारा जा सकता है, मारा जा सकता है। 14 अगस्त को एक घटना ये भी हुई। 14 अगस्त की शाम को, उसके एक दिन पहले वहाँ के प्रशासन को हैक करके वहाँ के दंगाइयों बलवाइयों ने क्या किया, क्योंकि लाहौर में मैक्सिमम आबादी हिंदू और सिखों में, लेकिन इसके बावजूद उसको पाकिस्तान को दे दिया गया। जब रेडिएट से पूछा गया कि आपने क्यों किया ऐसा, लाहौर को दे दिया पाकिस्तान, वहाँ तो केवल हिंदू और सिख रहते थे। उसने कहा कि मैं क्या करूँ, कुछ जानता ही नहीं, बहुत बड़ा वकील था, बैरिस्टर था, ऐसा ही है,
लेकिन वो ऐसा आदमी था रेडक्लिफ जिसको बुलाया गया था कि तुम यहाँ पे लकीर खींचो, यहाँ पे एक विभाजन करो इस देश का। उसको भारत के बारे में कुछ नहीं पता, वो भारत कभी आया ही नहीं। 6 हफ्ते रहते भारत की कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे समझ पाता, भारत की जटिलताओं को कैसे समझ पाता। तो उसने जानते हो क्या थोड़ा सा जवाब दिया, जब उसने अपने सारे पेपर्स फाड़ के खत्म कर दिए थे, उसने कभी उसके बारे में किसी से चर्चा नहीं की, एक आध लोग को छोड़ के। कुलदीप नैयर से उसकी बात नहीं की, कुलदीप नैयर ने उसको बाद में ठीक से लिखा था। तो कहता है कि मैंने देखा कि कोई बड़ा शहर पाकिस्तान में जा ही नहीं रहा था, तो मैंने लाहौर को पाकिस्तान को देख लिया। और उस लाहौर का हश्र ये हुआ कि दंगाइयों ने जब सिटी को एडमिनिस्ट्रेशन को हैक किया तो वहाँ के पानी के कनेक्शन को पहले काट दिया। और पानी के बिना घर में बंद कोई कितना समय रह सकता है? तो छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, औरतें, पुरुष, जो भी उस घर से बाहर निकलता, सड़क तक आता, पानी की खोज में जब प्यास से मरने की स्थिति आ जाती कि प्यास से मर जाएंगे तो बाहर निकले, और बाहर तलवार लेके तलवारी खड़े थे उनकी जाने में। बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर जनसंख्या हुआ है लाहौर में। ये उन लाहौर के सांप्रदायिकों की कुछ तस्वीरें हैं, ये कराची की कुछ तस्वीरें हैं, ये भी कराची की तस्वीर सांप्रदायिकों की, ये बिहार और बंगाल के कुछ हालात हैं। माउंटबेटन का झूठ बनाम वास्तविकता। माउंटबेटन ने कहा था कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, और 1.5 करोड़ लोग से ज्यादा लोग अप्रूव करके अचानक बताया गया उन्हें। एक बहुत अच्छी घटना से मैं गुजर रहा था किसी आर्काइव की फाइल में कि एक महिला पूछती है सीधे जब उस कैंप में जाते हैं पंडित नेहरू, तो उनसे कहती है कि तेरे यही गिरना था तो पहले क्यों नहीं दसिया, अगर तुमको यही करना था तो पहले से क्यों नहीं बताया, हम तैयार तो हो जाते। इतने सारे लोग इसमें मारे गए है और मैं कहता हूँ किसी दुनिया के इतिहास की भीषणतम मानव रास्ते 80-80 मील 100-150 किलोमीटर के ऐसे काफिले अपना घर छोड़ के लगातार चल रही है। 4,15,000 मार्च टू इंडिया। देखो कितने सारे लोग बॉर्डर पार कर रहे थे। सबसे बड़ा इतिहास का स्थानांतरण, ये कुछ चित्र उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण है दुनिया के इतिहास। ये बड़ा रिप्रेजेंटेटिव चित्र लगता है मुझे। ये बूढ़ा में अपनी पत्नी को संबोधता है या मां जो भी हो, समझ में नहीं आता किस तरह से अपने कंधे पर बैठाए हुए है और निकलता है। दोनों चित्र देखो, और हजारों किलोमीटर की, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा को निकल चुके हैं। देखो किस तरह से एक दूसरे को लेके, अपने परिवार के ऐसे लोगों को लेके, और पता नहीं जिंदा पहुंचेंगे कि नहीं मालूम, कब बलवाई ऊंच आएंगे और तलवार से काट डालेंगे। किस तरह से अपने परिवार के जो बीमार थे उनको लेके वो चल रहे हैं, और जो मिल रहा है ये भी बड़ा रिप्रेजेंटेटिव सा चित्र है। एक टीम देखो कनस्तर, एक टीम तक जो मिल गया उठा के लेके जाना है, पता नहीं आगे जीवन कहाँ जाना है, सभी चीजों के साथ। ये भी रिप्रेजेंटेटिव चित्र है। ये बूढ़ी माँ किस तरह से अपने माथे पर हाथ रखे हुए है, ये अब जीवन का पता नहीं क्या होगा, अचानक में खदेड़ दिया गया अपने घरों से निकाल। सबसे बड़ा स्थानांतरण है ये। ढेर सारे ये शरणार्थी शिविर बनाए जाने लगे कई जगह। कुरुक्षेत्र में 3 लाख लोगों का शरणार्थी शिविर बना, दिल्ली में बना, ढेर सारी जगहों पर जो वहाँ से आते थे शरणार्थी उनके रहने की जगह बनाई गई। वहाँ के जो हालात थे उसके डिटेल्स में मैं फिर कभी जाऊँगा। एक और चित्र बहुत रिप्रेजेंटेटिव है जो शरणार्थी स्पेशल ट्रेन चली। ये बहुत खतरनाक स्टोरी है। मैं इसी स्टोरी के साथ अपनी बात पूरी करने की ओर बढ़ूँ। जब शरणार्थी स्पेशल ट्रेन चलाई गई तो अमृतसर के लिए लाहौर से जो ट्रेन चली, केवल हिंदू और सिख थे उसमें, और इधर से एक ट्रेन लाहौर जा रही। उनको ये सूचना पहुंची कि लाहौर वाली ट्रेन में जो लाहौर जा रही थी उसमें कुछ महिलाओं, बच्चों और कुछ दोस्तों को कुछ लोगों ने मार दिया। इसकी प्रतिक्रिया ऐसी हुई कि उस पूरी ट्रेन में जितने लोग सवार थे लगभग सब, अमृतसर स्टेशन पर जब वो ट्रेन रुकती है, जब उस पूरी घटना को पढ़ता हूँ तो रोमांचित होने, मतलब जो जिस तरह का स्थिति बनती है जब वो ट्रेन पहुँचती है तो वहाँ का स्टेशन मास्टर था छेली से, किसी देखता है ट्रेन रुकने लेकिन तो उतर नहीं रहा, वो ट्रेन के अंदर दाखिल और दाखिल होता है तो उसके मुंह से लगातार चीखें निकल रही थी। उसको देखता है केवल फटी हुई लाश पूरी ट्रेन में पड़ी, कोई जिंदा बचा ही नहीं है, या कुछ लोग थोड़े बहुत गिर रहे हैं,
कुछ लोगों को हिलते देखता है जो अपने डर को दूर करने के लिए वो चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू करता है कि डरो मत, अमृतसर आ गया है, डरो मत, अमृतसर आ गया है। चिल्ला के कहना शुरू करता है, कई बार इसका बड़ा जबरदस्त विवरण है। और कुछ हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं। उस विवरण में कोई लिखता है कि छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के स्तन खोज रहे थे कि वो दूध पी सके, लेकिन वो स्तन तक काट डाले गए। ये परिस्थितियां, ये स्थिति बनी थी। और उस समय मुझे लगता है कि शायद उसमें से अगर एक लाश भी ये बोल पाती तो वो शायद गांधी से सवाल करती कि गांधी, आपने तो कहा था कि विभाजन मेरी लाश पे होगा, आपकी लाश पे तो नहीं, लेकिन मेरे दो टुकड़ों पर मार, आपकी लाश तो नहीं लेकिन मेरे दो टुकड़े विभाजन के लिए। ये विभाजन की स्थिति है, विभाजन की विभीषिका है, जो मेरे बहुत प्रिय विद्यार्थियों आपको याद है। और दूसरी तरफ क्या स्थिति, एक अंतिम चेहरा देख लो इस विभाजन का, तो मैं अपनी बात पूरी करूँ कि एक तरफ के विभाजन हुआ, इतनी सारे लोगों की 1.5 करोड़ लोग अपने घरों से अप्रूव हो गए, जिनके पास जिंदा रहने का कोई माध्यम नहीं बचा। 10 से 15 लाख जो मैं अब तक मानता रहा हूँ, या 30 से 50 लाख जो मेरे मित्र प्रकाश श्रीवास्तव ने अपनी किताब में बहुत रिसर्च करके लिखा है, जो भी सही हो, इतने लोगों की हत्याएं हो गई। और उसके लगभग 8-10 महीने बाद जब विदाई होती है इस माउंटबेटन दंपति की, तो कैसी विदाई होती है देखो, आंखों में आंसू है, पैरों में। और रिकॉर्ड पे है, वो कहते हैं कि लोगों को बहुत दुख होगा जब उनको पता चलेगा, भारत के लोगों को, कि आप यहाँ से चले गए। हाथ चूम रहे हैं एडविना माउंटबेटन का, ये हाथ चूमते हुए दिखाई दे रहे हैं एडविना माउंटबेटन का। यहाँ सी राजगोपालाचारी है, एडविना माउंटबेटन से गले मिल रहे हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और यहाँ पर रात की भोज दे रहे हैं, दिल्ली में रात की भोज दे रहे हैं, चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जा रहा है उनको, और उनको विदा किया जा रहा है कि लोगों को बहुत तकलीफ होगी यहाँ की कि आप चले गए। क्या अजीब सी परिस्थितियाँ। एक एलन कैंपबेल जोहानसन, एक हिस्टोरियन है, उसने किताब लिखी मिशन विद माउंटबेटन। उस किताब में वो कहता है कि ये दुनिया के लिखित इतिहास की जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, बहुत ठीक तरीके से उसको एस्टैब्लिश करता है। कहता है कि दुनिया के हजारों वर्षों का जो इतिहास है, लेकिन उसमें इससे त्रासद घटना, इससे ज़्यादा ट्रैजिक स्टोरी कोई हुई नहीं। जिस तरीके से हत्याएं हुई, इस तरीके से शिका हुई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको वो याद रखना चाहिए, इसमें याद रखना चाहिए कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारी राजनीति फिर से वो गलतियां न दोहराए जिसके कारण हम उस ओर चले गए थे जिधर कभी इस देश को जाना ही नहीं, जिसके कारण जो हमारी आज़ादी की सन्नता थी वो भूमिल होती गई। मैं एक पंक्ति के साथ अपने युवा शक्ति का आह्वान करते हुए अपनी बात पूरी कर रहा हूँ कि देश हवा, मिट्टी और पानी से, देश हवा, मिट्टी और पानी से बना है, देश पुरखों की कहानी से बना है, खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर, देश उस पागल जवानी से बना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।